सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुठेड़ा से मैंने अपने स्पोर्ट्स कैरियर की शुरुआत करी थी। सबसे पहले एज ए कबड्डी प्लेयर मैंने सीनियर नेशनल में, इसके बाद इंडिया कैंप में, कॉलेज से ही मैंने हैंडबॉल में पार्टिसिपेट करा था। ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स थे, सफिशिएंट कुछ भी नहीं था, पर हम बस ये था कि लगे रहे। बस अभी 250 तक के बच्चे ऐसे हैं कि जो प्रशिक्षण ले रहे हैं। जैसा कि सुनने में आया कि आपने पहाड़ काट कर मैदान बनाया, तो क्या ये बात सही है? पहाड़ नमस्कार, मैं अरुण डोगरा, रितु, प्रभारी अनंत ज्ञान समाचार पत्र और डिजिटल मीडिया बिलासपुर। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि हैंडबॉल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम इन्हें इस अपनी उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। स्नेहलता जी, आपका अनंत ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। स्नेहलता जी, आप अपने खेल जीवन की शुरुआत के बारे में बताइए। अ, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुठेड़ा से मैंने अपने स्पोर्ट्स कैरियर की शुरुआत करी थी। वहाँ सबसे पहले एज ए कबड्डी प्लेयर मैंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा था। फिर साथ-साथ में हमारे डीपी सर होते थे श्री बलदेव जी, उन्होंने मुझे एथलेटिक्स के लिए प्रेरित किया। तो उनके उन्होंने एथलेटिक्स में सबसे पहले मुझे जैवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो के ऊपर प्रशिक्षण दिया था। जी। तो मैं बताना चाहूँगी कि पहले ही साल में वहाँ डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट एथलीट में बनी थी मैं। ओके। और फिर उसके बाद लगातार एथलेटिक्स और कबड्डी में मैं आगे बढ़ी। हैंडबॉल के क्षेत्र से आपका कैसे जुड़ाव हुआ और इस खेल को चुनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अ, वही सबसे पहले तो मैं कबड्डी और एथलेटिक्स करती थी। उसके बाद जब मैं कॉलेज गई थी घुमारवीं कॉलेज में, तो वहाँ पे श्री परवेश शर्मा जी, उन्होंने मुझे हैंडबॉल के बारे में प्रेरित किया कि जी। आप हैंडबॉल में करिए, आप अच्छा कर सकते हैं। तो कॉलेज में जाके मैंने हैंडबॉल खेलना शुरू करा था। और उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी और अपने सीनियर नेशनल में, इसके बाद इंडिया कैंप में, कॉलेज से ही मैंने हैंडबॉल में पार्टिसिपेट करा था। वर्ष 2010 में आपने बच्चों को हैंडबॉल सिखाना शुरू किया। उस समय क्या सोच थी आपके मन में? जब मैं अपनी पढ़ाई कर ही रही थी, तो उस समय मेरे गांव के कुछ बच्चे थे जो मुझे लगा कि ये बच्चे अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने उन बच्चों को इकट्ठा करा था कि आप लोग हैंडबॉल खेलना शुरू करिए। और बच्चों ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया था उस समय, क्योंकि हमारे गांव में कोई और गेम नहीं थी और बच्चों में टैलेंट काफ़ी था। तो बच्चे फिर काफ़ी, मतलब 30-35 बच्चियां जो है मेरे पास हैंडबॉल खेलना उन्होंने शुरू करा जब अभी मैं यूनिवर्सिटी में थी। जी, जी। जब आपका तबादला नवगाँव से बिलासपुर हुआ, तो उस समय क्या परिस्थितियाँ रही थी और आगे की जो राह आपने कैसे तय की? अ, नवगांव डिस्ट्रिक्ट सोलन में जैसे एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी। हुँ। तो बात करूं वहाँ पे, तो उस क्षेत्र में स्पोर्ट्स के लिए और स्पेशली हैंडबॉल के लिए कोई माहौल नहीं था। तो अच्छा। मैंने उन बच्चों को, जैसे मैंने बताया कि अभी मैं जब मतलब पढ़ी रही थी, तो उस समय मैंने गांव के बच्चों को जो है हैंडबॉल के बारे में बताना शुरू करा था। तो फिर कुछ बच्चे ऐसे थे, तो जो उस समय से लेके 7 ऐसी लड़कियां थी, तो मेरे गांव की जो जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, तो मेरे साथ ही नवगांव में चली गई थी। अच्छा। तो वहाँ जब उनको उन 7 बच्चियों को देख के जो है वहाँ पे लोकल लड़कियाँ भी अट्रैक्ट हुई उनकी तरफ। और जी। उन लोकल बच्चियाँ भी काफ़ी मात्रा में जो है हमारे पास हैंडबॉल खेलना शुरू करा उन्होंने। और शुरुआत में अगर मैं बताऊँ, तो उन बच्चों के और पेरेंट्स में ज़्यादा वो जागरूक नहीं थे कि हैंडबॉल कैसे खेला जाता है, क्योंकि उनको थोड़ी अटपटी गेम लगी थी उस समय, तो मैं अगर बात करूँ तो। पर धीरे-धीरे जैसे हम लोग वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जीते, वहाँ पे हम उसके बाद हम लोग स्टेट में, हालाँकि हम एक बार हार गए थे ऊना से। जी। और फिर उसके बाद हम अगले साल हम स्टेट भी जीते। तो धीरे-धीरे ये बच्चे मोटिवेट होने शुरू हुए। और वहाँ की मैं बताऊँ, अगर स्थानीय जनता का भी काफ़ी इंटरेस्ट जो है हैंडबॉल में बन गया था कि नहीं, कि हमारी बच्चियाँ जीत रही हैं, इनको अलग से प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। और जी, जी। धीरे-धीरे हम, मैं बताऊँ, अभी मैं नवगाँव में थी जब जूनियर नेशनल
बिलासपुर में हुआ था, तो और हमारा वहाँ पे हिमाचल टीम का गोल्ड आया था और जी। उसमें मैक्सिमम बच्चे नवगाँव के थे और तो वहाँ के स्थानीय जनता में जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वहाँ पे हो गया था कि हैंडबॉल को लेके काफ़ी जागरूक हो गए थे वहाँ पे लोग। जी, जी, जी। मोरसिंगी में हैंडबॉल नर्सरी आपने शुरू की, तो उसमें क्या चुनौतियाँ रही आपको शुरू करते इसमें? जैसे मैंने बताया कि जॉब लगने से पहले भी मैं अपने गाँव के बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग कराती थी वहाँ पे इनको। फिर उसके बाद कुछ बच्चे मेरे साथ नवगाँव चले गए थे। फिर जी, जब नवगाँव से मेरी दोबारा मैंने ट्रांसफ़र लेके यही सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरसिंगी में आ गई थी, तो जब मैं यहाँ पे आई थी तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी थी। यहाँ अगर बच्चों के रहने के लिए हालाँकि 2 मंजिल का घर हमने बना दिया था, परंतु फिर भी काफ़ी मतलब उस समय कमियाँ थी। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ीरो था और जी। मैं ग्राउंड की बात करूँ तो 10-12 मीटर का ही ग्राउंड था हमारे पास। अच्छा। तो हम उस समय जो है हमने काफ़ी कठिन परिस्थितियों में जो है इन लड़कियों को शुरू कराया, इनकी ट्रेनिंग शुरू कराई। उस समय तो हर चीज़ में चैलेंज था कि बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे मैं इनको प्रोफ़ेशनल कराने वाली थी कि हमने प्रोफ़ेशनल प्लेयर जो है तैयार करने हैं। जी। पर प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग के लिए हमारे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स थे, सफ़िशिएंट कुछ भी नहीं था, पर हम बस ये था कि लगे रहे। जैसा कि सुनने में आया कि आपने पहाड़ काट कर मैदान बनाया, तो क्या ये बात सही है? पहाड़ काट के तो अब ऐसा ही है कि हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र है, हाँ जी। पहाड़ी राज्य है, तो यहाँ पे ग्राउंड की काफ़ी ज़्यादा समस्या रहती है। तो यहाँ पे जो मैं बात करना चाहूँगी कि मोरसिंगी हैंडबॉल नर्सरी जहाँ हमने ये अपना इंस्टीट्यूट चलाया हुआ है, तो वह मेरे फादर साहब ने मुझे ये ज़मीन दी है यहाँ पे। जी। 4-5 बीघे के करीब यहाँ पे ज़मीन है मेरे पास। अच्छा जी। तो ये मतलब ये बिल्कुल पहाड़ी था। तो जेसीबी से इसको काटा गया, मतलब 4-5 महीने लगातार ब्रेकर के साथ जो है जेसीबी तोड़ा यहाँ गया। पे लगी रही, तो इसको हार्ड रॉक है क्योंकि काफ़ी हाँ जी, हाँ जी। हमारे ग्राउंड के बाहर भी देख वगैरह। तो इस चट्टान को तोड़ने के लिए 4 से 5 महीने का टाइम लगा था। उसके बाद धीरे-धीरे ग्राउंड पूरा मतलब 20/40 का ग्राउंड जो है धीरे-धीरे हमने पूरा करा इसको बनाने के लिए। पहाड़ काटने के बाद जो है इसमें डंगे वगैरह भी देने पड़े। तो काफ़ी ज़्यादा उस समय हमें मेहनत करनी पड़ी, जी, अभी थोड़ा ईज़ी हो गया है। जी। आज मोरसिंगी हैंडबॉल नर्सरी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसकी सफलता का क्या राज है? चलो इसकी सफलता का राज़ तो हमारे बच्चों की रात-दिन की जो मेहनत है वही है, क्योंकि मैंने देखा कि हम कभी-कभी तो रात को 11-11, 12-12 भी बज जाते हैं कि प्रैक्टिस के लिए। जी। तो यही है कि बच्चों की डेडिकेशन और इनकी मेहनत ही इसके पीछे है। इस एकेडमी में प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है, वो कैसी होती है और कितनी लड़कियाँ प्रशिक्षण लेती हैं यहाँ पर? कि प्रशिक्षण की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारे पास अभी 250 तक के बच्चे ऐसे हैं कि जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, लड़कियाँ लड़के हैं उनमें। और इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि छोटे बच्चों को लेकर जो है शुरू करें यहाँ पे। तो यही है कि छोटे बच्चों को लेके हम शुरू करें, और क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरसिंगी में जाते हैं। इसके बाद कॉलेज की अगर बात करें तो ये बच्चे जो है कॉलेज की आगे की पढ़ाई है, एलपीयू इनको जो है फैसिलिटी देती है, तो वहाँ से करते हैं। तो वही है, सुबह 6:30 बजे से बच्चे अपने प्रैक्टिस के लिए आ जाते हैं और फिर शाम को तो हमारा ये शिफ्टों में जो है काम चलता है। जी, जी। अब तक कितनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी इस एकेडमी ने दे दी हैं देश को? अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तो लगभग 70 से 80 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपनी टीम इंडिया को जो है रिप्रेजेंट करा हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि 70 से 80 एक छोटे से गाँव से लड़कियाँ इंटरनेशनल पर जाकर अपना हैंडबॉल का नाम रोशन करें। मैं एक पूछना चाहूँगा कि इन जो ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियाँ होंगी मैक्सिमम इसमें, तो इनको परिवारों का सपोर्ट मिलता है क्या? अ, अभी मैं देखूँ, जैसे मैं काफ़ी टाइम से बच्चों के साथ जुड़ी हूँ और स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट है। पहले इतनी सपोर्ट नहीं थी इन बच्चों को। जी, मैं बात की करूँ, अगर हमारे सीनियर बच्चे थे तो उनको परिवारों से इतनी सपोर्ट नहीं थी उनको, क्योंकि उनका फ़ोकस रहता था कि बच्चों की अगर जॉब जल्दी लग जाए तो उसी में ज़्यादा खुश थे कि हमने हमारे बच्चों ने अपने देश के लिए कुछ करना है। इस चीज़ पे उनका फ़ोकस नहीं था। मतलब सिर्फ पेरेंट्स जो है वो थोड़े स्वार्थ को लेके ही जुड़े थे। परंतु अब अगर देखा जाए तो अब के पेरेंट्स जो हैं बच्चों चाहते हैं कि हमारा बच्चे देश के लिए खेलें, देश आगे का बढ़े। नाम रोशन करें, जी, कि जी, जॉब से ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं है इनको। जी। खेल नशे जैसी सामाजिक बुराई को दूर रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?
जी हाँ, बिल्कुल, अगर मैं बताऊँ, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ़ जो है थोड़ी हटके होती है। तो सुबह-शाम अपने प्रैक्टिस करेगा बच्चा, एक तो उसके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं रहेगा कि वो फालतू एक्स्ट्रा एक्टिविटी में उसका ध्यान जाए। जी, और दूसरा, जब बच्चा प्रैक्टिस करता है तो वो मतलब थक जाता है, उसके बाद उसका टारगेट रहता है कि मैं अच्छी डाइट खाऊँ और रेस्ट करूँ। जी, तो स्पोर्ट्स ही एक ऐसा माध्यम है, जैसे इस टाइम अगर देखा जाए तो नशे का प्रचलन जिस तरह से हो रहा है हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब जैसे, इसकी पूरी गिरफ्त में रहा। और मतलब पंजाब का एक नाम था, परंतु आज की डेट में देखा जाए तो पंजाब जो है, चाहे हर फील्ड में, चाहे स्पोर्ट्स में हो गया, चाहे कहीं और जो है पिछड़ रहा है बाकी जी। स्टेट्स की बजाय, जैसे हरियाणा वगैरह लीड कर रहा है। तो इसका एकमात्र ही कारण है कि वहाँ पे नशे ज़्यादा हावी हो गया है युवाओं के ऊपर। वैसा ही जो है आजकल दौर में देखा जाए तो हिमाचल में भी अब डेली न्यूज़ के माध्यम से देखते हैं कि कितने सारे केसेस जो है सामने आ आ रहे रहे हैं। हैं। हाँ जी, हाँ जी। छोटे से छोटे बच्चे जो हैं इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जहाँ पे बच्चा जो है नशे से बच सकता है। सुनील दत्ता जी, क्या आपका सपना है कि भारतीय हैंडबॉल टीम ओलंपिक में खेले? जी हाँ, ये तो ऐसा है कि हैंडबॉल जो है सेकंड फास्टेस्ट गेम है, और ये ओलंपिक गेम है हैंडबॉल। तो जी, अगर बात की जाए टीम इंडिया की, तो अभी तक टीम इंडिया जो है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं हुई है। ओके। पर अगर देखा जाए तो स्टेप बाय स्टेप, अगर इंडियन वुमेन हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो 2000 पहले से अगर बात की जाए तो इंडियन टीम कहीं भी स्टैंड नहीं करी थी। बट आज की डेट में अगर देखा जाए तो इंडियन टीम जो है एक कंपटीशन की उसमें माध्यम से देखा जा रहा है, क्योंकि अभी एशियन गेम्स में 5th पोजीशन पे रही है। अब बात की जाए अगर जूनियर एशियन चैंपियनशिप में, तो वहाँ पे टीम इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था ओके। जूनियर एशियन चैंपियनशिप में। तो क्योंकि ये तो ईरान जैसी टीम है, काफ़ी अच्छे मार्जिन से जो है टीम इंडिया वहाँ पे जीती थी। पर अब यही है कि अगर ओलंपिक के माध्यम से ओलंपिक की नज़र से देखा जाए तो यही है कि नंबर ऑफ मैचेस जो है इंटरनेशनल लेवल पे इन बच्चों को ज़्यादा मिलते हैं, तो इनको एक्सपीरियंस होगा और टीम इंडिया आने वाले टाइम में अच्छा करेगी। ठीक, ठीक। तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ने वाली बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? अ, बेटियों के लिए तो यही संदेश देना चाहूँगी कि लाइफ में शॉर्टकट कुछ नहीं है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। कि आप जितनी मेहनत करोगे कि तो लाइफ आपकी इजी हो जाएगी। वही है कि गलत कुरीतियों में ना जाएं, और अपना पूरा ध्यान जो है आप एक मोटिव लेके जो है एक उसको एक उद्देश्य रखें कि हमने एक एम है, हमने उसको अचीव करना है और उसके ऊपर ही मेहनत करें। जी। अब एक अंतिम प्रश्न, सरकार और समाज से आपको किस तरह के सहयोग की अपेक्षा है? सरकार से अगर मैं बताऊं, वैसे तो सरकार स्पोर्ट्स के लिए अच्छा कर रही है। हिमाचल सरकार जैसे 3% कोटा में खिलाड़ियों के लिए रखा हुआ है उन्होंने। तो यही है कि उसमें तो ठीक है, पर ग्रास रूट में अभी गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है, जी, क्योंकि अगर बच्चा कैसे ओलंपिक तक जाएगा, वो रास्ता तो सरकार ने ही बच्चे को दिखाना है ग्रास रूट में। कि बच्चा कैसे काम करे, उसको क्या फैसिलिटीज़ मिले, उसकी डाइट के लिए एक्स्ट्रा कहाँ मतलब डाइट की ज़रूरत है, या तो फिर मेरा मानना है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ीरो ही है लगभग। जी, कि लगभग 2 या 3 गाँव छोड़ के जो है, या तो छोटे-छोटे अगर खेल स्टेडियम बच्चों को उपलब्ध कराए जाए, या तो उससे जो है बच्चा मोटिवेट होएगा खेलने के लिए, और कंपटीशन ज़्यादा कराए, यहाँ पे चाहे जी, स्टेट लेवल है, कोई भी किसी भी माध्यम से हम गवर्नमेंट को जो है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे जो बच्चे खेलों के प्रति आकर्षित अधिक हो। होए। जी, हाँ। जी, जी। अनंत ज्ञान में आपने हम अपनी बात रखी। हम अनंत ज्ञान की ओर से आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको अग्रिम शुभकामनाएँ। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद।